वेलकम टू माय चैनल द लर्न एंड ग्रो एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ के इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आने पर आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सीटेट को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। किसी भी क्वेश्चन को रट के सीटेट को कभी क्रैक नहीं किया जा सकता। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है कि ज़्यादा समय देकर कम क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्योंकि जहां आप समय देते हैं आपके सक्सेस होने की संभावना वहीं सबसे ज़्यादा भी होती है। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं हैं और अब तक सिर्फ व्यूअर बन के हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसको पढ़ के आप इसको समझने की कोशिश करो और फिर इसका सही आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को चिंतन करना चाहिए। ये अजम्पशन है और इसका रीज़न क्या दे रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये अजम्पशन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको अजम्पशन को पढ़ना होता है कि अजम्पशन क्या कह रहा है। उसके बाद आपको रीज़न को देखना होता है कि ये जो अजम्पशन है, ये स्टेटमेंट है, इसके लिए क्या ये रीज़न सही है। अगर जमसन सही है और उसके लिए रीज़न भी सही है और वो इसका एक्सप्लेनेशन है तो हम जाएंगे कि दोनों सही है और ए की व्याख्या आर कर रहा है। अगर नहीं है तो नहीं है। अगर एक सही है और दूसरा गलत है तो उसके हिसाब से आप उस ऑप्शन को चेक करेंगे। तो क्या आप एक टीचर के लिए हमेशा अपने रूढ़िवादी और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए? क्या उसे ये सोचना चाहिए कि वो किसी बच्चे के प्रति पूर्वाग्रही तो नहीं हो रहा है, उसके मन में रूढ़िवादिता तो नहीं आ रही है? तो ये बिल्कुल सही है। एक टीचर को हमेशा अपने आप को जांचते रहना चाहिए कि वो किसी भी पॉइंट पे किसी भी बच्चे के लिए पूर्वाग्रही ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा ऐसी फैमिली से आता है जो कि SC ST कैटेगरी का हो या जनरल कैटेगरी का, तो टीचर उनमें भेदभाव ना करे। उन्हें हमेशा देखना चाहिए कि मैं कहीं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और जो SC ST वाले आते हैं उनको मैं कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहा। तो अजम्पशन तो बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक को हमेशा चिंतनशील होना चाहिए कि मेरे जो व्यवहार हैं उससे बच्चे को कभी दुख ना पहुँचे और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मेरे टीचिंग मेथड में चेंज करने की ज़रूरत है या फिर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड बनेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट में हम जो भी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं उसको मेमोरी में आगे संभाल कर रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। जब आप मार्केट जाते होंगे तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आपको याद ही रहे बाद में। तो इसके लिए होता है अटेंशन। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने, लेकिन जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया वो आपको याद नहीं रहेंगे। जिसको आपने ध्यान दिया है वो चीज़ें आगे आपको याद रहेंगी। तो इसका आंसर होगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसके पहले तो आपको पहले कोहन वर्ग की थ्योरी है उसको समझना पड़ेगा। जो कोहल वर्ग की थ्योरी है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 स्टेज दिए हैं।
पहला है कन्वेंशनल, और दूसरा होता है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट लेवल में प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है कि बच्चा ऐसे कहता है जैसे जैसों को तैसा, मतलब जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा। जैसे अगर किसी बच्चे ने एक दिन किसी को अपना टिफ़िन शेयर किया तो अगले दिन वो भी बोलेगा कि मुझे भी तुम अपना टिफ़िन शेयर करो क्योंकि पिछली बार मैंने तुमसे शेयर किया था। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल लेवल होता है इसमें बच्चा रूल रेगुलेशन को समझता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि और ऐसा करूँगा तो टीचर मारेगी या डांटेगी। तो गुड बॉय गुड गर्ल वाला जो सिचुएशन होता है ना, वो कन्वेंशनल लेवल में होता है। उसके बाद होता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि जो हमारे लिए नियम बने उससे नियम के विरुद्ध जाके भी आदमी काम करता है। उसे लगता है कि नियम मनुष्य की भलाई के लिए बनाया गया है और अगर उससे नहीं हो रही है तो नियम को तोड़ देना चाहिए। ये इनके 3 लेवल हैं और तीनों लेवल में 2-2 स्टेज है, यानी कि 3 लेवल और टोटल 6 स्टेज होते हैं। इसको हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे का तर्क कानून के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें होता है, ये कन्वेंशनल लेवल में होता है। प्री कन्वेंशनल में तो जैसे को तैसा करेगा और कन्वेंशनल में वो रूल रेगुलेशन को देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और पोस्ट कन्वेंशनल में तो वो नियम कानून को भी तोड़ेगा अगर वो इंसान के लिए सही नहीं हो रहा है तो। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि संरचनावादी क्या होता है। संरचना वाले कहते हैं कि बच्चे रचना करके सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें जो सिखाया गया है वो वही सीखेंगे। ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। लेकिन जो रचनावादी होते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। तो आइए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी हम जब तक सीटेट में सीडीपी में स्पेशली जब तक हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ लेते तब तक हम पहले ऑप्शन को पढ़ के आंसर टिक नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सीडीपी में हमें ये देखना कभी कई बार तो सारे ही ऑप्शन हमें सही लगते हैं लेकिन फिर भी हमें उनमें से बेस्ट ढूंढना होता है कि कौन सा इस सिचुएशन के लिए बेस्ट है। तो बिना सारे ऑप्शन को पढ़े कभी भी पहला ऑप्शन टिक करके नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो निष्क्रिय प्रक्रिया तो है ही नहीं, ये तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए मगर इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। मतलब बच्चा तभी सीखेगा जब उसको टीचर सही आंसर या फिर उसको प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दे कि हाँ तुमने अच्छा किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट लग रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है कि केवल उन्हीं कार्यों को देना चाहिए जो विद्यार्थी वर्तमान से स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, मतलब स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसको बस आप ज्ञान देते रहो। तो ये भी नहीं है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सिखाने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, मतलब गाइड और सपोर्ट के हिसाब से उसको लर्निंग में सपोर्ट करना। तो ठीक है, ये ऑप्शन सही तो लग रहा है फोर्थ, मगर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दो। आपको पता हो तो जो मोंटेसरी पद्धति है वो बाइगोस्की ने ही इसका निर्माण किया था। वे पढ़ाने में छोटे बच्चों को इतने बिजी हो गए थे, इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने एक नई पद्धति की ही खोज कर दी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये यहाँ हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन, नहीं तो डिसलाइक बटन। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।